स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट 10, इट मीन्स 10वां क्लास यूट्यूब वाले 10वीं वीडियो। अब इसके अंतर्गत सब्जेक्ट पार्ट चल रहा है जो 8वां पार्ट है। अब सब्जेक्ट से संबंधित जो है जो रूल्स चल रहे हैं 6 नंबर। तो अभी तक जो 5 रूल्स मैं दिया हूं डिफिनिट सब्जेक्ट से संबंधित था, और डिफिनिट सब्जेक्ट को मैं शुरू में ही बताया था कि डिफिनिट सब्जेक्ट को केवल सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केवल सब्जेक्ट बोला जाता है, डिफिनिट नहीं कहा जाता। लेकिन अगर इंडिफिनिट सब्जेक्ट आता है तो उसे केवल सब्जेक्ट बोलोगे तो गलती हो जाएगी। आज का जो क्लास है इंडिफिनिट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो शुरू में ही मैं सेकेंड जो हमारा क्लास था क्या जी, कैसा सब्जेक्ट, डिफिनिट सब्जेक्ट, इंडिफिनिट सब्जेक्ट पढ़ाया था, और मैं बताया था कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है, और इंडिफिनिट सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? प्रेडिकेट पार्ट में। वही चीज यहां आ रही है, सब्जेक्ट का जो रूल्स चल रहे हैं। तो रूल 6 के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर। तो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है इसको आपको समझना होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर गलती करता है। क्यों? सब्जेक्ट को वो केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट समझता है, जबकि मैं शुरू से पढ़ाता आया हूं सब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट समझने की गलती न करो। सब्जेक्ट सबसे पहले किसका सब्जेक्ट होता है? क्रिया का होता है। क्रिया का सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी क्रिया के साथ साथ किसका जी? सेंटेंस का, तो वह हमेशा डिफिनिट सब्जेक्ट ही होगा। लेकिन यह भी स्थिति आती है कि क्रिया का सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट न बने, तो ऐसी स्थिति में वह सब्जेक्ट डिफिनिट सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है। क्या होगा? इंडिफिनिट सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इंट्रोडक्टरी देयर होता क्या है? तो इस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्लास भी ले चुका हूँ, उसका लिंक लगा दूंगा, थोड़ा कष्ट करके वहाँ जाइएगा। प्लेलिस्ट भी है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्लेलिस्ट भी है, इन डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं देना है, ठीक ना। ये भी स्ट्रक्चर तो आपको समझाऊंगा। चलिए भाई, मान लीजिए कि यह कोई सेंटेंस है, ओके, जैसा मैं पढ़ाता आया हूं, क्या है? सेंटेंस है। यह सेंटेंस की लंबाई है, ओके, और ये सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है भैया, जा रहा है। तो इसको क्या करिए? इसका 2 भाग कर दीजिए। क्या करिए? हो 2 भाग कर दीजिए। सेंटेंस के मोस्टली जो है 2 पार्ट्स होते हैं, शुरू से ही आप जानते आए हैं। पहले पार्ट पर मैं क्या लिख दिया? सब्जेक्ट, ओके। और दूसरे भाग में मैं लिख दिया क्या जी? प्रेडिकेट, ओके। अब चलिए, सब्जेक्ट का जो टॉपिक चल रहा है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग होता है तो वह नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव अथवा जेंडर होता है। तो बताइए कौन सा सब्जेक्ट, डिफिनिट की इंडिफिनिट? डिफिनिट। तो अभी तक जो पढ़ते आए हो वो
डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित रूल थे। अब यहाँ पर एक शब्द और पढ़ाया, अगला रूल पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, ये सब पढ़ चुके हो। हम सिंगल वर्ड की बात करते हैं, यानी रूल वन से हम तुलना करते हैं। अगर रूल वन में जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, नाउन प्रोनाउन इंफिनिटिव अथवा जिरन का प्रयोग होगा। सिंगल वर्ड की बात करते हैं तो वह डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। तो वह सब्जेक्ट ध्यान देना, सेंटेंस के साथ साथ प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त क्रिया, प्रेडिकेट किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से। क्रिया का भी सब्जेक्ट होता है। तो सर्वप्रथम वह क्रिया का ही सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का बाद में होता है। क्रिया को क्रियान्वित करने वाला, क्रिया को क्रियान्वित करने वाला क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि यह सेंटेंस का तो सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है क्रिया का हो। यह सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि क्रिया का भी हो। अगर क्रिया और सेंटेंस दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है तो वह ऑलवेज क्या होता है, डिफिनिट सब्जेक्ट होता है। ठीक। और क्रिया का सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, यदि क्रिया का सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो वह इंडिफिनिट सब्जेक्ट होता है। और इंडिफिनिट सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, इस पर मैं क्लास ले चुका हूं। अब सवाल है कि वह इंडिफिनिट सब्जेक्ट कहाँ आएगा, तो प्रेडिकेट पार्ट में आएगा। तो जो रियल सब्जेक्ट होगा कहाँ आएगा, प्रेडिकेट पार्ट यहाँ आएगा। तो अब बताइए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वह इसको क्या करता है भैया, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था भैया, मैं बता रहा था कि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग, यानी इंडिफिनिट, अगर क्रिया का सब्जेक्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वह जुगाड़ क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर। अब सवाल यह उठता है कि उसका नाम इंट्रोडक्टरी देयर क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया कि वह प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त इंडिफिनिट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। सिर्फ उसका काम है इंट्रोडक्शन कराना। वो बताएगा कि भैया मैं जो है क्रिया का सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं तो केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं, क्रिया का सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट पार्ट में बैठा है। तो इंट्रोड्यूस कराता है, अतः उसे इंट्रोड्यूस सबसे बना इंट्रोडक्टरी देयर। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब जब यह केवल यहां पर बैठे हुए किसका जी, इंडिफिनिट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराता है तो यह मीनिंगफुल भी नहीं होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं भैया, यह सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलिए, यह सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, सीधा सीधा। अब चलिए, इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका काम है कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। अब सवाल है कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट कहाँ बैठा रहेगा, तो इस रूल में आपको प्रेडिकेट पार्ट का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। तो हम चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट की बात कर देते हैं थोड़ा। देखिए, प्रेडिकेट पार्ट
क्योंकि अभी डिफिनिट सब्जेक्ट के साथ हम प्रेडिकेट पार्ट तो पढ़ा नहीं रहे हैं, प्रेडिकेट पार्ट तो इसे हम बताते जा रहे हैं, प्रेडिकेट पार्ट बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे बताना पड़ेगा। तो प्रेडिकेट पार्ट में ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला शब्द होगा वह, ओके। अब जो दूसरा जो शब्द होगा यहाँ पर कर दिया भाई, यहाँ पर कर दिया, ठीक। दूसरा जो शब्द होगा हमारा इंडिफिनिट सब्जेक्ट, क्या होगा? इंडिफिनिट सब्जेक्ट, ओके। अब चलिए इंडिफिनिट सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा प्रेडिकेट पार्ट में? अदर वर्ड्स। अब सवाल है कि वो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट है अथवा कंप्लीमेंट, तो क्लियर है इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ मोस्टली मेनली क्रिया टू बी का ही प्रयोग होता है। तीन क्रियाएं और आती है, एक रूल आता है और एक लीव आता है, एक ले आता है, जिसको मैं इंट्रोडक्टरी देयर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल टू बी की बात करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पर जो क्रिया आएगी टू बी, ध्यान दीजिएगा। और टू बी जो क्रिया किसका काम करेगा भैया? ये जो क्रिया काम करती है लिंकिंग वर्ब का। क्या करती है? लिंकिंग वर्ब का, ठीक। अब इसके साथ जब इंडिफिनिट सब्जेक्ट आ रहा है तो लिंकिंग वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, क्या लेगी? कंप्लीमेंट। क्या लेंगे भैया? कंप्लीमेंट। आप देखिए, ठीक। तो यह इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्रिया का ध्यान दीजिएगा, यह जो है इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्या है? यह इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्रिया का सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या भैया? इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब चलिए, यह सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है भैया? ये देखिए, यह है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट आप लगा दीजिए, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। और ये क्या है जी? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो बताइए मीनिंगफुल होगा? नो। तो मीनिंगफुल नहीं होगा तो इसे इंपटी देयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और करके क्या कहा जाता है भैया? इंपटी देयर भी कहा जाता है, ओके। इंपटी का मतलब खाली, बिना अर्थ का, क्योंकि इसका जो प्रयोग हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, स्क्रीन पर भी ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, जबकि हमारा सब्जेक्ट यहां बैठा है। यह क्या है? इंडिफिनिट जो सब्जेक्ट है हमारा, यह क्या है? रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट। क्यों रियल सब्जेक्ट है? क्योंकि यही तो क्रिया का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का प्रयोग हम केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए करते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग हम प्रेडिकेट पार्ट में कर देते हैं। तो क्यों प्रेडिकेट पार्ट में होता है? कब इंडिफिनिट सब्जेक्ट होता है? तो पीछे क्लास में ले चुका है। डिफिनिट सब्जेक्ट यानी काइंड ऑफ सब्जेक्ट को खोलिए और पढ़िए, ओके। यहाँ पर पूरा हम स्ट्रक्चर आपको बता दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कहते हो कि कुएं में पानी है, क्या कहते हो भैया? बोलो, क्या कहते हो? कुएं में पानी है, तो क्या होगा? बोलो, कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, ठीक ना? तो ट्रांसलेशन क्या होगा? यहाँ आप लिखोगे देयर, ओके। अब सीधे यहां आ जाओगे प्रेडिकेट पार्ट में। पानी, पानी क्या है? इंडिफिनिट सब्जेक्ट।
तो यहाँ हमने पानी लिख दिया, क्या लिख दिया? पानी, अर्थात वाटर लिख दिया। अब वाटर कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है। तो यहाँ पर तो डिफरेंट सब्जेक्ट है ही नहीं है, क्या है? इंडिफिनिट है, जो प्रेडिकेट पार्ट में बैठा है। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग देयर के अनुसार नहीं हो सकता है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार होगा। अब बताइए वाटर क्या है? सिंगुलर नंबर। तो यहाँ हमने क्या किया? इज लगा दिया। और क्या बोला था सेंटेंस? कुएं में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द वेल। अब इन द वेल क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब इस तरह से अगर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का नंबर आप बदलते चलोगे तो क्रिया बदलती जाएगी। क्या जी? मेज पर देखो, मेज पर किताब है, तो मेज पर किताब है का ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर इज अ बुक। ठीक, कहाँ है? ऑन द टेबल। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस लो। मेज पर किताबें हैं, किताबें, यहां पर इज लगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है जी? वाटर का है अनकाउंटेबल, वो भी अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो नाउन का चैप्टर भी पढ़िए आप, पूरा नाउन चैप्टर क्लोज है, प्लेलिस्ट में जाइए। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मेज पर किताबें हैं लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बुक्स। बुक्स हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? आर। यानी यहाँ पर लिंकिंग पर का जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसके नंबर के अनुसार, इंडिफिनिट सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी यह सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, यह सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, और यहाँ ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, और बाकी चीजें वही हम उतार लिए। ठीक। अब इसके लिए इन डिटेल में जाना है तो इंट्रोडक्टरी देयर के चैप्टर में जाइए। तो अगले क्लास तक के लिए, अगला क्लास क्या आने वाला है? इम्पटी ईट आने वाला है। तब तक के लिए क्या है जी? टाटा, बाय बाय, थैंक यू।